वेरी गुड। अब हम आएंगे थोड़ा मैथ्स की तरफ आएंगे। बहुत ही आसान मैथ्स आपको यहाँ पर जो है समझाने के लिए दिया गया है, और इंशाल्लाह आपको जो है इसको समझने में आसानी भी होगी, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा ट्रिक्स जो है वो यूज़ नहीं हुए हैं। कहते हैं कि किस तरह से हम टेबल बनाएंगे। मिसाल के तौर पर आपको जो है एक डेटा जो है दिया गया है, स्टडी नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज। मुख्तलिफ फैमिलीज़ में आपको जो है बच्चों को क्या करना है, उनको स्टडी करना है कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ में हमारे पास कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो एन ये आपके पास क्या है, एन ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन आपके पास 30 है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है 325 301 और लास्ट तक, यहाँ तक आपके पास जो है वो डेटा दिया गया है। इन सारे नंबर्स को अगर आप क्या करें, इसको काउंट करें, तो ये आपके पास टोटल 30 बनेंगे। ठीक है, तो सब्र करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाँ, टोटल जो है ये आपके पास 30 बनते हैं। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनानी है। फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने डिस्क्रीट डेटा जो है वो मेंशन करना है। डिस्क्रीट डेटा से मुराद ये है कि प्रॉपर ऑर्डर में हमारे पास अलग डेटा होती है। ठीक है, एक एक नंबर अलग होता है। तो फैमिली में कितने बच्चे हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज़, मिसाल के तौर पर आपको जो है 30 फैमिलीज़ दी गई है, और 30 फैमिलीज़ में आपने बच्चों की काउंटिंग करनी है कि पहले फैमिली में कितने बच्चे हैं, दूसरे फैमिली में कितने बच्चे हैं, तीसरे फैमिली में कितने बच्चे हैं। तो टोटल पॉपुलेशन आपके पास 30 है, मतलब 30 फैमिलीज़ आपको दी गई है, जिसमें आपको ये डेटा दिया गया है मुख्तलिफ फैमिलीज़ का। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि जब आपको इस तरह से डेटा दिया गया हो एग्ज़ाम में, तो आपने सबसे पहला क्या करना होगा, स्टेप वन आपका यही होगा कि आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि सबसे पहले आपके पास जो छोटी वैल्यू होती है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू जैसे कि 1 हो गई, फिर इसके बाद जो बड़ी वैल्यू है, फिर इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आगे, मतलब प्रॉपर छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ आपने जाना है, तो इसको असेंडिंग कहेंगे। और मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे इसको असेंडिंग कहेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे इसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कहेंगे। मतलब 10, हाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है डेटा वो क्या किया गया है, वो अरेंज कर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले 0 आया है, फिर 0, फिर 1 1 1, फिर 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3, फिर 4 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6 7 और फिर 8। फिर दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना होता है, दूसरा काम आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना होता है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल आपने किस तरह से बनानी है वो भी मैंने बनाई हुई है, और अभी जो है आपको इसकी समझ आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा काम आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल है। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब सीरियल नंबर पुट करना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गई, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड फिर कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरी मेरे जो अल्फाज है इसको आप गौर से सुने। अब यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल ट्रिक यूज़ हुआ है, तो अगर आप इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए इससे एमसीक्यूज़ हल करना बहुत ज़्यादा आसान होंगे। इससे भी एक दो एमसीक्यूज़ आते हैं इस टेबल से। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0 है, फिर इसी तरह से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड करें। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि द नंबर ऑफ इवेंट अकर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में आपके पास एक इवेंट जो है वो कितनी बार जो है वो होता है, कितनी बार जो है वो वजूद में आती है, अकड़ होती है, हैपन होती है, हैपन होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो
अगर आप देखिए आपको जो डेटा दिया गया था जिसको आप लोगों ने क्या किया था, सीक्वेंस के साथ अरेंज किया था, ठीक है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 आया है, तो ये 2 क्यों आया है? इस 2 का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, ठीक है, तो इस डेटा में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 0 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। फिर इसी तरह से अगर वंस को देखें तो 1 जो है ये आपके पास 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। 2 को अगर आप देखें तो 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। 3 को अगर आप देखें तो ये भी 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। इसी तरह से 4 को अगर आप नोट करें तो 4 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 6 टाइम रिपीट हुआ है। इसी तरह से 5 आपके पास 4 टाइम रिपीट हुआ है, 6 2 टाइम, 7 2 टाइम और 8 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, 0 हमारे पास 2 टाइम रिपीट हुआ है तो फ्रीक्वेंसी में हम 0 को के सामने 2 लिखेंगे, ठीक है। 1 3 टाइम रिपीट हुआ है, 1 के सामने 3 लिखेंगे। 2 जो है ये हमारे पास 5 टाइम रिपीट हुआ है तो इसके सामने हम 5 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 भी 5 टाइम, 4 भी हमारे पास 6 टाइम, 5 हमारे साथ 4 टाइम हुआ है, 6 2 टाइम, 7 2 टाइम और 8 1 टाइम। तो अब फ्रीक्वेंसी की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है जिसमें 0 को आप देख सकते हैं कि 0 चिल्ड्रन कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं, 2 टाइम रिपीट हुए हैं। 1 कितनी टाइम रिपीट हुई है, 3 टाइम, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, ठीक है। 2 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 5 टाइम रिपीट हुआ है तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर 3 हमारे साथ कितने टाइम रिपीट हुआ है, 5 टाइम, तो फिर यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। 4 6 टाइम रिपीट हुआ है, 5 4 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स और 8 हमारे साथ 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ तक आपको जी जी इसमें जो फ्रीक्वेंसी है इसमें यही मेंशन है ना कि जैसे 3 या 5 घर ऐसे हैं, 3 घर ऐसे हैं जिसमें बच्चों की तादाद 1 है, हाँ 5 जी, घर ऐसे हैं जिसमें तादाद 2 है। हाँ जी, ये शो कर रहा है। बिल्कुल आपको ये शो कर रही है, बिल्कुल। देखिए इसमें कहते हैं कि 2 घर ऐसे हैं जिनमें कोई बच्चे नहीं है, 3 घर ऐसे हैं जिनमें हर एक घर में एक एक बच्चा है, 5 घर ऐसे हैं जहाँ पर हर एक घर में दो दो बच्चे हैं, 6 घर ऐसे हैं जहाँ पर हर एक घर में चार चार बच्चे हैं, ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को क्या नहीं, मुझे ये बताएं। जी सर आ गई है। अच्छा जी, आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मिनट के लिए जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम इग्नोर कर लेते हैं, इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अभी हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम हमारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उसको हम, अच्छा रिपीट करूं, दोबारा से रिपीट करूं, अच्छा जी, बहुत सिंपल है। देखिए आपको जो डेटा दिया गया था उसको आपने सीक्वेंस से अरेंज किया, सीक्वेंस से अरेंज करने के बाद दूसरा काम आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना होता है। फ्रीक्वेंसी टेबल बिल्कुल इसी तरह से होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में आपने सबसे पहले क्या करना होता है, कॉलम बनाने होते हैं। ये आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गई, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ये कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो डेटा आपको दिया गया था तो उस डेटा में आपने नोट किया था कि 0 जो है ये आपके पास 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो इस वजह से 0 की जगह जो है फ्रीक्वेंसी में हमने 2 लिखा है, ठीक है, कि 0 जो है ये हमारे पास 2 टाइम रिपीट हुआ है। 1 जो है ये आपके पास उस डेटा में 3 टाइम रिपीट हुआ था तो इसलिए 1 की जगह हमने 3 लिख दिया। 2 जो है ये 5 टाइम रिपीट हुआ था इसलिए 5 हमने लिख दिया। 3 जो है ये भी 5 टाइम रिपीट हुआ था, हमने लिख दिया। 4 जो है ये 6 टाइम रिपीट हुआ था तो इसलिए हमने 4 के सामने 6 लिख दिया फ्रीक्वेंसी टेबल में, ठीक है। इसी तरह से 5 जो है ये 4 टाइम रिपीट हुआ था और इसी तरह से लास्ट तक आते हैं तो 8 ये आपके पास 1 टाइम रिपीट हुआ था तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ तक जो है हमें समझ आ गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दो घर हमारे पास, दो फैमिलीज हमारे पास ऐसे है जहाँ पर कोई भी बच्चा उनका नहीं है। 3 फैमिलीज हमारे पास ऐसे है जहाँ पर हर एक फैमिली में एक एक बच्चा है। 5 फैमिलीज हमारे पास ऐसे है जहाँ पर हर एक फैमिली के साथ दो दो बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है।
यहाँ तक हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मिनट के लिए, कुछ लम्हों के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम इग्नोर कर लेते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे कि फार्मूला में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन आपके पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन आपके पास 30 है, और नंबर ऑफ इवेंट अगर फर्स्ट की हम बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट 0 जो है 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 30, यहाँ पर 3 हमारे पास 1 जो है 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 30 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें 2 जो है 5 टाइम रिपीट हुआ है, तो 5 हम लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से टोटल पॉपुलेशन क्या है, 30 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 30 हमने लिख दी। तो बिल्कुल इसी तरह से जितने भी डेटा है इसको आपने बिल्कुल इसी तरह से पुट कर देना है, टोटल पॉपुलेशन पर आप लोगों ने डिवाइड कर देना है। अब हम आएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले आपके पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, 2 थी, तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने क्या कर ली, 2 लिख दी, ये हमने 2 लिख दी। अब इस 2 को जो है क्या करेंगे, इस 2 के आप 3 के साथ क्या करें, 8 करें, इसके साथ 8 करेंगे तो इससे आपके पास आएगा 5। इस 5 को आप 5 के साथ 8 करेंगे तो आपके पास आएगा 10। इस 10 को आप 5 के साथ 8 करेंगे तो आपके पास आएगा 15। इस 15 को आप 6 के साथ 8 करेंगे, आपके पास आ गई 21। इस 21 को आप 4 के साथ 8 करेंगे 25। इसी तरह से इन सारों को 8 करते हैं तो आपके पास टोटल आएगी कितनी, टोटल आएगी आपके पास 30, ठीक है। इस यहाँ तक समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को क्या नहीं? ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड। नहीं आई आपको? अच्छा जी, तो नेगेटिव का मतलब होता है मजमूई फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, जी तो जी, 2 एज इट इज आएगा क्योंकि 2 के बाद साथ हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हाँ हमारे पास कोई और नंबर आप काउंट नहीं है, इसलिए 2 से पहले इसलिए जगह 3 आएगा, हाँ जी बिल्कुल, इसलिए हमारे पास 3 आप 4 हैं तो 3 इसी बिल्कुल तरह प्लस करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सर जैसे मैंने अभी ज्वाइन किया है, सर मैं नहीं कर सकी। सर ये प्लीज़ थोड़ा सा दोबारा प्लीज़ एलाबोरेट कर दें। थैंक यू। अच्छा जी, मैं आपको दोबारा से इसको थोड़ा समराइज़ कर लेता हूँ, बाकी जितना हमने पढ़ा है तो उसको आप फिर रिकॉर्डिंग वीडियो में देख सकती है, ठीक है। ये हमारे साथ फ्रीक्वेंसी टेबल है, हमें डेटा दिया गया था, तो उस डेटा को सबसे पहला हमारा जो स्टेप है डेटा को अरेंज करने का, वो है उस डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। सर इससे पिछली स्लाइड दिखा दें काइंडली, ज़्यादा बेहतरी आज समझ आ जाएगी। इससे पिछली स्लाइड दिखा दें डाटा वाली। अच्छा जी, ये वाली डेटा है, ठीक है। ये आपको एक डेटा दिया गया है, इस डेटा में आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास फैमिलीज़ है, उन फैमिलीज़ में आपने बच्चों के बारे में मालूम करना है कि जितने भी हमारे पास फैमिलीज़ है तो उन फैमिलीज़ में मतलब एक फैमिली के साथ कितने बच्चे हैं, दूसरे फैमिली के साथ कितने बच्चे हैं, तीसरे फैमिली के साथ कितने बच्चे हैं। तो इसको, इन बच्चों को हमने, बच्चों की तादाद को हमने मालूम करनी है। टोटल पॉपुलेशन आपको दी गई है 30। फिर इसी तरह से आपको एक आपको जो है डेटा दिया गया है जो कि इर्रेगुलर सीक्वेंस में जो है आपको दिया गया है। तो हम क्या करना जा रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बनाएंगे, और फ्रीक्वेंसी के ज़रिए अब हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हमारे पास कितनी है, 30 फैमिलीज़ है, ठीक है। 30 फैमिलीज़ है हमारे पास, मतलब टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 30 है, बच्चों की जो तादाद है वो हमारे पास टोटल क्या है, 30 है, ठीक है। तो ये डेटा हमें दिया गया है, तो इस डेटा को सबसे पहले हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमारे पास 0 आ गई है, इस डेटा में जितनी बार 0 आई है तो उतनी बार हम यहाँ पर 0 मेंशन करेंगे। फिर जितनी बार 1 आया है, फिर 2 आया है, 3 आया है, 4, 5, 6, 7, 8 तक जितनी बार वैल्यूज़ आए हैं तो उसको हम उतनी ही बार यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। दूसरा काम हमारा क्या होगा, अब दूसरा काम हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे बनाएंगे, आपको जो
डायग्राम मैंने अभी दिखाया है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में आप इसी तरह से क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग्स देंगे, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई एंड कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में आपने वहाँ पर नोट किया कि 0 जो है ये आपके पास 2 टाइम आया था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आएगी, 2 आएगी। तो इसका मतलब यह है कि 2 फैमिलीज आपके पास ऐसे है जहाँ पर उनके पास कोई भी बच्चा नहीं है, मतलब उनकी औलाद नहीं है, वो बे औलाद है। फिर इसके बाद 1 आया, 1 जो है 3 टाइम्स आया था, फिर यहाँ पर हमने 3 इसके सामने लिख दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास उस टोटल 30 पॉपुलेशन, टोटल 30 फैमिलीज में हमारे पास 3 फैमिलीज ऐसे हैं जहाँ पर हर एक फैमिली के साथ एक एक बच्चा है, मतलब उनका एक एक बच्चा हुआ है, उनका एक एक बच्चा है। फिर 2 जो है ये 5 टाइम आया है, तो इसका मतलब ये है कि 5 फैमिलीज आपके पास ऐसे हैं जहाँ पर हर एक फैमिली के 2 2 बच्चे हैं, ठीक है। फिर 3 जो है ये हमारे पास 5 टाइम आया है। फिर 5 मज़ीद फैमिलीज ऐसे हैं जहाँ पर हर एक फैमिली के पास 3 3 बच्चे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये आपके पास पूरा डेटा आ गया, ठीक है। फिर हमने बात की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो मैंने आपको बताया कि द नंबर ऑफ इवेंट्स आकर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एक इवेंट कितनी दफ़ा हो रहा है, कितनी दफ़ा वो हैपन हो रहा है, ठीक है, अकर हो रहा है, उसको आपने टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड करना है। तो हमारे पास 2 फैमिलीज है, ठीक है। तो 2 Sir, what फैमिलीज, is the meaning of relative frequency? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसके हमने क्या करना है, इसका हमने रेशो निकालना है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि जो टोटल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल हमारे पास जो फैमिलीज है, उन फैमिलीज को हमने टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड करना है। तो इससे हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, समझ। ठीक है सर, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, तो और यहाँ जो सर की पिछली स्लाइड्स है ना, जो लेक्चर हो चुके हैं, उसमें ये एक अलग से टॉपिक है रिलेटिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, वो हाँ, आप जब ये क्लास खत्म होगी ना तो आप पढ़िएगा, आपको फिर समझ आएगी उसकी। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ ये पर एक भी अलग से मेंशन है। टॉपिक है। और इसी तरह से हमने जो एपिडेमियोलॉजी हाँ में पढ़े हैं, जो हमारे पास रिलेटिव रिस्क हो गए, हमने और एपिडेमियोलॉजी में ये सारा पढ़ा है हाँ सर। जी बिल्कुल, जी, रिलेटिव रिलेटिव इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी का होंगे। फार्मूला होता है आई डिवाइडेड बाय एन। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में हाँ, आई आ रहा है और एन टोटल पॉपुलेशन आ रही है, तो ये इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल वही कंसेप्ट है एपिडेमियोलॉजी में जो हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर उसके नेम अलग थे, यहाँ पर इसके नेम जो है वो अलग है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट जो है वही है। तो 2 फैमिलीज डिवाइडेड बाय 30, टोटल पॉपुलेशन क्या है, 30 है। 3 फैमिलीज डिवाइडेड बाय 30, 5 फैमिलीज डिवाइडेड बाय 30, 5 फैमिलीज डिवाइडेड बाय 30, मतलब ये सारा आप लोगों ने उसी तरह से लिख देना है और 30 पर डिवाइड कर देना है। ये आपके पास आ गया, यहाँ तक जो है आप लोगों ने इसको क्या कर लिया, हल कर दिया। अब हम आएंगे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, और उससे हमारे पास जो वैल्यू आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे कि अगर आप देखिए ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, तो 2 की जगह हमने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दिया। अब इसी 2 को जब हम 3 के साथ 8 करेंगे, ठीक है, सॉरी 3 के साथ 8 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। तो मतलब ये है कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो वैल्यू आई होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ 8 करेंगे। गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। अब सिर्फ हमने उसको कैलकुलेट करना है, मतलब हमने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पुटिंग की है ना, तो इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने कैलकुलेट करनी है। जब 2 को हम 30 पर डिवाइड करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। जब 5 को आप 30 से डिवाइड करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। जब 10 को आप 30 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आ जाएंगी। जब 15 को डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आ जाएंगी। और इसी तरह से डिवाइड करते करते जब 30 को आप 30 से डिवाइड करेंगे तो टोटल आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपके पास, जी
एमसीक्यूज कैसे आएंगे? इसमें से एमसीक्यूज ऐसे आएंगे कि आपको जो है इरेगुलर नंबर दिए गए होंगे, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होंगे, तो आपको कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करना है जो कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन वो आपको इतनी ज़्यादा डेटा भी नहीं दे, वो आपको इतनी ज़्यादा डेटा नहीं देगा जो कि यहाँ पर सर आपको दिया गया सर है। हम अगर हमसे वो ऐसे ही इरेगुलर नंबर देंगे और हमें कहेंगे फ्रीक्वेंसी बताओ इसकी ना, हम्म, तो सर हम नंबर अरेंज नहीं किए हैं उसमें से वो डिजिट गिन सकते हैं ना, अरेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, मतलब अरेंज ज़रूरी करने तो की नहीं है। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप जो है ये स्टेप जो आपको बताए हैं ये आपकी आसानी के लिए आपको बताया है। आप बगैर उसको ये स्टेप्स फॉलो किए बगैर भी जो छोटे नंबर है उस फ्रीक्वेंसी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चीज़ों के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी इनके लिए सर जरूरत पड़ेगी। एक एमसीक्यू सर वैसे भी पूछ सकते हैं कि इसके स्टेप्स कितने हैं, दो हैं, पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड में हम क्या करते हैं, रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं। ये तो एमसीक्यूज में आएंगे बिल्कुल, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट में ही बताया कि जो पार्ट्स में आपको बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं और आए हुए भी है पास्ट एमसीक्यूज में। मैं इंशाल्लाह आज आप स्टूडेंट्स के साथ पास्ट एमसीक्यूज जितने भी सब्जेक्ट है वो शेयर करूँगा, लेकिन आप लोगों ने ये बात जो है याद रखनी है कि दूसरे लोगों के साथ जो है ये शेयर ना हो। ठीक है, आप स्टूडेंट्स के साथ जो मैं शेयर सर कर ये रहा हूँ, केएमयू वाले करेंगे 5 पेपर्स आप? केम्यू के पास पेपर ही मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ कॉलेजेस के पास पेपर है, ठीक है, जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब आप इसको सर वो देख, केएमयू के जो है ना, वो कॉलेजेस वाले नहीं आते, आप केएमयू वाले सेंड करें। पेपर वहां से तो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन ये जरूर है कि मतलब पैटर्न उस चीज से आता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोगों के सर माइंड में आपके है पास ना, जितने भी हैं सर। लोगों के माइंड में ये बात चल रही है कि एमसीक्यूज जो है ये सिर्फ केम्यू के पेपर से आते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि आप किसी भी टीचर के स्लाइड्स को पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर उस स्लाइड्स में आपकी केम्यू की करिकुलम के मुताबिक सारे टॉपिक्स मौजूद है तो फिर आप उन स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि चाहे किसी के भी स्लाइड्स हो, अगर वो करिकुलम के मुताबिक कंप्लीट हो तो आप जो है अगर उसको सोच समझ कर याद करेंगे, अगर उसको कंसेप्चुअली अपने माइंड को क्लियर करके याद करेंगे, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि केएमयू वाले पेपर को बनाते हैं, आरएमआई वाले पेपर को बनाते हैं, बादशाह खान मेडिकल कॉलेज वाले पेपर को बनाते हैं, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं, तो कंसेप्ट जो है वो आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है, आपको हर चीज़ के सर बारे में। ये आपने ना 100 करोड़ की बात की। हाँ, तो आपने असल काम ये करना है कि आपने असल में अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, फिर चाहे एमसीक्यू जैसे भी आए आप लोग उसको पानी की तरह से क्लियर कर सकेंगे। और जो एमसीक्यूज में आपके साथ शेयर करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज आए, एमसीक्यूज वही होगा लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट है उसको जो है उन्होंने आगे पीछे किया होगा, बाकी उसका आंसर वही सेम होगा। तो दूसरी बात ये भी है कि आप लोगों को इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उस एमसीक्यूज उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने 50% आंसर को करेक्ट कर दिया है और 50% फिर आपने मार्किंग करनी होती है। तो एमसीक्यूज को समझना। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। इसके हवाले से भी मैं आप स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह जब पेपर्स आएंगे तो मैं आपको गाइडलाइन करूँगा कि एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आप लोगों ने कैसे हल करने हैं, कौन से स्टेप जो है आप लोगों ने फॉलो करने हैं, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपके पास हो गई फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस तरह से आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ डेटा को फ्रीक्वेंसी के ज़रिए क्या कर सकते हैं, उसको आप अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ज़रिए उसकी जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ इससे बहुत सिंपल एमसीक्यूज़ आएंगे।
बायोस्टेटिस्टिक्स में वो आपको जितने भी एमसीक्यूज देंगे तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल होंगे, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज होंगे। और जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स जो है वो सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे, लाइक मीन हो गई, मीडियम हो गई, मूड हो गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरह से आपके पास जो क्या कहते हैं नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसी तरह से आपके पास काई स्क्वायर हो गई। इस तरह की सिंपल न्यूमेरिकल आपको जो है वो देंगे। वो काउंट से देते हैं ज़्यादा, ये पेयर टेस्ट, टी टेस्ट, वन टेल हाइपोथेसिस, टू टेल हाइपोथेसिस, मतलब इनमें से बहुत ज़्यादा आता है। तो वो लोग जो अनोवा एमसीक्यूज अनोवा से बहुत ज़्यादा आते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, इससे जो है दो एमसीक्यूज या तीन एमसीक्यूज आए थे जो हमारे साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। बाकी एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। सर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, मुझे पता ही नहीं है अनोवा क्या। मैंने कभी इंशाल्लाह। पढ़ा ही नहीं। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो कैसे पता चलेगा। इंशाल्लाह जब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है हर एक चीज़ के बारे में समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ डायग्राम। डायग्राम के ज़रिए हम डेटा को क्यों प्रेजेंट करते हैं, डायग्राम के ज़रिए हम डेटा को क्यों प्रेजेंट करते हैं। तो हम डेटा के ज़रिए डायग्राम को जो है सॉरी डेटा को हम डायग्राम के ज़रिए इसलिए प्रेजेंट करते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम कोई स्लाइड्स देखते हैं उस स्लाइड्स के हवाले से हमारे पास डायग्राम जो है वो देखने को मिलती है, तो उस बात की फिर हमें आसानी से समझ आ जाती है। जैसे कि अभी मैं आपको टेबल के बारे में बता रहा था और लास्ट में मैंने आपको टेबल जो है वो मैंने आपको दिखाया, तो आपको जो है उन सारी बातों की आसानी से समझ आ गई जो कि मैंने आपको टेबल को दिखाने से पहले आपके साथ शेयर की थी। तो पहला जो एडवांटेज है डायग्राम के ज़रिए डेटा को प्रेजेंट करने का वो ये होता है कि डेटा जो है थोड़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है और लोग जो है उसको अटेंटिवली फिर क्या करते हैं, उसको देखते हैं। हैव इफेक्टिव इम्प्रेशन, इसका जो है इफेक्टिव इम्प्रेशन होता है, मतलब स्टूडेंट जो है डायग्राम्स के ज़रिए चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आर रेडली इंटेलिजिबल, ठीक है, हर एक बंदा जो है उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फैसिलिटेट कंपैरिजन, इसके अलावा डायग्राम के ज़रिए हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करने में भी हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो डायग्राम के ज़रिए डेटा को प्रेजेंट करने के ये फ़ायदे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर डायग्राम की लिमिटेशन की मैं बात करूं, गिव अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, ये हमें एक ख़ास एवरेज रिजल्ट देता है, ठीक है, हमें प्रॉपर श्योरिटी के साथ नहीं देता। नीड्स टेक्निकल हैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, इसी तरह से डायग्राम्स के ज़रिए डेटा को प्रेजेंट करने के लिए भी आपके पास एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए जिनको डायग्राम के हर एक चीज़ के बारे में पता हो, जिनको जो है पता हो कि किस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ मैंने किस तरह का डायग्राम जो है उसको प्रेजेंट करना है। तो हर एक बंदा जो है वो डेटा को डायग्राम के ज़रिए प्रेजेंट नहीं कर सकता, सिर्फ वही लोग प्रेजेंट कर सकते हैं जिनको ज्योमेट्री का पता हो, ज्योमेट्री के बारे में उनको थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन हो, तो वो लोग जो है डायग्राम के ज़रिए भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं बार ग्राफ की तरफ। बार ग्राफ किसे कहते हैं, व्हाट इज़ बार ग्राफ। इस डिफिनीशंस को आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसी डिफिनीशन में आपके एमसीक्यू जो है वो आपको दिए गए होंगे, तो आप लोगों ने इस डिफिनीशन को समझना है और याद रखना है। अ बार ग्राफ आल्सो नोन एज अ बार चार्ट is a graphical representation of data using rectangular bar or column of varying length to show and compare the values of different categories or group। बार ग्राफ जो है इसको बार चार्ट भी कहते हैं। ये असल में हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को ग्राफिकल क्या करते हैं, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें असल में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक रेक्टेंगुलर शेप क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप स्क्वेयर बनाते हैं और उसमें फिर हम मुख्तलिफ लेंथ में मुख्तलिफ लंबाई में हम उसमें क्या करते हैं, कॉलम्स को बनाते हैं और उन कॉलम्स के ज़रिए हम मुख्तलिफ कैटेगरीज और मुख्तलिफ ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ है उसको हम कंपेयर करते हैं और उन वैल्यूज़ को हम उन
कॉलम्स के ज़रिए जो कि हमारे पास मुख्तलिफ लेंथ के होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हियर्स हाउ इट वर्क एंड सम कॉमन यूजेस। कंपोनेंट्स ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ के हमारे पास कुछ कंपोनेंट, सबसे पहला हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से मुराद ये है कि आपके पास जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और आपके पास जो वर्टिकल लाइन होता है इसी तरह से स्ट्रेट ऊपर की तरफ, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। सो द हॉरिजेंटल एक्सिस रिप्रेजेंट द कैटेगरीज और ग्रुप बीइंग कंपेयर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है ये लाइन्स है ये वगैरह, तो यहाँ पर आपके पास एज दी गई होगी, यहाँ पर आपके पास नेम दिया गया होगा, यहाँ पर आपके पास डेट दी गई होगी, यहाँ पर आपके पास ईयर दिए गए होंगे। तो मतलब ये है कि जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, इस हॉरिजेंटल एक्सिस के ज़रिए हम मुख्तलिफ कैटेगरीज और मुख्तलिफ ग्रुप्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो वर्टिकल लाइन होता है या जो वर्टिकल एक्सिस होता है तो इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस के ज़रिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ या मेजरमेंट को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गए, ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और आपके पास जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस पर यहाँ पर आपको 500 दिया गया होगा, यहाँ पर आपको 400 दिया गया होगा, यहाँ पर आपको 300 दिया गया होगा। तो मतलब मेरी बात का ये है कि जो वाई एक्सिस होता है तो ये आपको उन ग्राफ, उन कैटेगरीज, उन ग्रुप्स के। अब हम बात करेंगे बार की। बार किसे कहते हैं, व्हाट इज बार। बार से मुराद ये है कि रेक्टेंगुलर बार्स आर ड्रॉन फॉर ईच कैटेगरी और ग्रुप with the height or length of each bar proportional to the value of it represent, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, सॉरी दिखाऊंगा, तो उस डायग्राम के ज़रिए जो है आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। बार के बारे में कहते हैं कि हम जो रेक्टेंगुलर बार बनाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार से मुराद ये है, इस तरह का हमारे पास क्या होता है, एक बार होता है, ठीक है। इस तरह का आप देख सकते हैं जो मैं अभी बनाने वाला हूँ, ये एक रेक्टेंगुलर लाइन हो गया, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर लाइन में हम क्या करते हैं, ये एक कॉलम हो गया, इसी तरह से ये दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है, इसी तरह से ये तीसरा कॉलम हो गया, इसी तरह से ये चौथा कॉलम हो गया। तो इस बार के बारे में आपको कहते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बार होता है तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ लेंथ के हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और हर एक कॉलम जो है ये प्रोपोर्शनल होता है, उसकी वैल्यू के मुताबिक होती है। मतलब अगर यहाँ पर ये कॉलम 400 है तो इसका जो कॉलम है वो भी 400 के बिल्कुल सामने होगा। अगर ये 500 है हमारे पास वर्टिकल, तो ये वाला लाइन जो है ये 500 के बिल्कुल सामने होगा। ये वाला जो है ये हमारे पास 300 के सामने होगा, ये वाला 350 के सामने होगा। तो बार का मतलब ये है, यहाँ पर आपको ये बताया है कि मुख्तलिफ लेंथ के जो हमारे पास कॉलम होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके वैल्यू। मतलब जितनी वैल्यू होती है उतनी ही जो है उसकी लंबाई होती है, उतनी ही जो है उसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। इसी तरह से लेबल्स के हवाले से कहते हैं कि लेबल्स आर यूज टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट्स एंड न्यूमेरिक वैल्यू फॉर ईच बार। हर बार के लिए जो है लेबल्स हम वगैरह यूज करें। लेबल से मुराद नेम वगैरह है, ठीक है। आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। बार को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बार ग्राफ को, इसको हम कंपैरिजन, मुख्तलिफ चीज़ों, दो ग्रुप्स के दरमियान या दो कैटेगरीज के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ टाइम में जो ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, ट्रेंड से मुराद जो चेंजेस आ रही होती है या जो चेंजेस जा रही होती है तो उसकी ट्रेंड्स को हम मेजर करने के लिए बार ग्राफ यूज़ करते हैं। चीज़ों को रैंक करने के लिए हम क्या करते हैं, बार ग्राफ यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सर्वे रिजल्ट्स को जानने के लिए हम बार ग्राफ यूज़ करते हैं। तो बार ग्राफ बेसिकली आपको जो है इस तरह के डायग्राम में मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास ये कॉलम जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो बार ग्राफ चार्ट जो है ये आपके पास बिल्कुल इसी तरह से होता है, ठीक है। एमसीक्यूज में आप
आपको डायग्राम दिया गया होगा और आपसे पूछेंगे कि ये हमारे साथ कौन सी चार्ट है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, या आपके पास पॉलीगॉन चार्ट है, या आपके पास जो है पाई चार्ट है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ के नेम आपको दिए गए होंगे। तो ज़रूरी है कि आप इन डायग्राम्स को भी याद करें कि बार चार्ट जो है हमारे साथ, बार चार्ट में जो कॉलम होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ इसके जो लाइन है वो जुड़े नहीं होते, तो इसको हम क्या कहते हैं, बार चार्ट कहते हैं। समझ आ गई इसकी? जी सर आ गई। ओके गुड। अब हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेट they display the distribution of values by connecting data point with straight line segments। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये भी हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हमारे पास डेटा होती है, उस डेटा को हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में आपको समझ आ गई कि नहीं? जी सर। ओके वेरी गुड। जी सर कंटिन्यू करें। इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। इस डायग्राम को आप देख लीजिए। अच्छा जी, थोड़ा सा वेट करिए, किसका मैसेज आ गया। कंटिन्यू करते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल कंटिन्यूस डेटा के हवाले से अब हम बात करेंगे। पहले जो हम फ्रीक्वेंसी टेबल को बना रहे थे तो वो हमारे साथ डिस्क्रीट डेटा थी, जिसमें हमारे पास वैल्यू पॉइंट के फॉर्म में नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉइंट के फॉर्म में भी आ सकती है। तो वही मेथड है कि सबसे पहले डेटा आपको दिया गया होगा, ठीक है, तो उस डेटा में आपको टोटल पॉपुलेशन 30 दी गई है। नंबर जो है वो इरेगुलर सीक्वेंस में दिए गए हैं। सबसे पहले आपने नंबर्स को क्या करने होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 32 32 36, फिर 40 41 42 43 45 47 48, फिर 48.3 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला 48.3 आप देख सकते हैं, 51 52, फिर यहाँ पर 53.5 आप देख सकते हैं, फिर इसी तरह से 61 62 63, हाँ जी बिल्कुल, तो ये बाकी सारे हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एग्जाम में इस तरह का भी तो एमसीक्यूज आ सकता है ना, इसमें दिया हुआ है कि हमें सबसे पहला जो स्टेप है डेटा को हमने अरेंज करना होता है, तो इसमें वो बार बार यही कह रहे हैं कि डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। भी हो सकता है ना, तो वो तो हम अपनी आसानी के लिए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो वैल्यू फिर आपके पास टॉप से नीचे की तरफ, मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये आपके पास फिर सीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगी। तो ज़रूरी है कि आप असेंडिंग ऑर्डर को ही फॉलो करें, लाइक 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से समझने में भी फिर आपको आसानी होगी। डियर, अगर मैं आपको अपने बारे देखिए, असल चीज़ जो है वो समझने की है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होना तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एमसीक्यूज। अरेंज तो दोनों में कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह तो उसकी खुद अरेंज करनी है। नहीं, इसका रूल है, ये फ्रीक्वेंसी का रूल है कि इसके फर्स्ट स्टेप हमने असेंडिंग में करने हैं। हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट एग्जाम दिए थे ना, वो नोट की लाइंस थी, इतने सिंपल एमसीक्यूज भी थे, हम लोगों ने खुद नोट किए थे इंग्लिश की। सर हमारे कॉलेज में टीचर ने स्लाइड्स पढ़ाई थी, तो वो बता रहे थे कि आप जो डेटा अरेंज करेंगे ना, वो दोनों तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो है वो आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, बट अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप दोनों में कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग एमसीक्यूज में भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज तो वही आएंगी ना, चेंज तो नहीं होंगी, तो देखिए, हम अपनी आसानी के लिए किसी में भी कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आपको आसानी हो, लेकिन मेरे ख्याल में कॉमन तरीका यही है कि लोग अगर ज़ीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5, तो जी इस सर, तरह से उनको असेंडिंग बेस्ट अरेंज। है, बट हाँ डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डिसेंडिंग करते हैं तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। फिर आप 32 33 नहीं लिखेंगे, फिर बिल्कुल फिर आप इस तरह लिखेंगे 71, फिर जी सर, 69, उल्टी फिर गिनती आ जाएगी ना। 68, तो इस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से फिर उसको रीड करना भी मुश्किल हो जाता है, तो उसको अरेंज करना तो फिर दूर की बात है।
सो जिस तरह से आपको आसान लगे आप उसी तरह से फॉलो करें, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो ठीक आना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर अगर एमसीक्यूज आए तो हम बोथ पे करेंगे ना, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों पे नहीं, करेंगे। बोथ पे नहीं कर सकते आप, सिर्फ एक ही पर करें तो आपका आंसर ठीक आएगा। अगर आप बोथ पर करेंगे तो फिर आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। आप सिर्फ सर अगर ऑप्शन में बोथ हो तो फिर सर हम उस ऑप्शन हो ऑप्शन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हो तो फिर तो वो एक्यूरेट अगर होगा ना, फिर फिर तो बोलना ऑप्शन चाहिए। में आपको कहाँ हो कि असेंडिंग में भी करे डिसेंडिंग में भी करे, तो फिर आप उसको असेंडिंग में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग में भी करेंगे। फिर लाजमी तौर पर आप दोनों मेथड्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, जब आप आपसे वो पूछे तब। जी सर। फ्रीक्वेंसी टेबल में अब यहाँ पर कंटिन्यूस डेटा है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला आपको दिया गया है, ठीक है। ये फार्मूला भी आप अपने साथ नोट कर लीजिए, रेंज के लिए फार्मूला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप डेटा देखें तो इस डेटा में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इस डेटा में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 71 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, 32 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 72 से आप क्या करेंगे, 72 से आप 32 को माइनस करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम माइनस रेंज मिनिमम। तो 71 माइनस 32 तो आपके पास आ जाएगा 39। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इज इक्वल एंड नॉन ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या है, ये आपके पास इक्वल नंबर्स होते हैं जो कि एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते, मतलब पॉइंट फॉर्म में नहीं होते। So number of interval is taken in initiatively about 5 minus 15। 5 minus 15 इसको हम क्या करेंगे, लेंगे, 5 to 15 है मेरे ख्याल में। Width of the interval can be taken according to medical or statistical importance of the variable। We can calculate the number of class interval if as follow। हमारे पास जो मुख्तलिफ क्लासेस होते हैं तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये फार्मूला भी अपने साथ नोट कर लीजिए। सब्र करें, इसको कंप्लीट करो, फिर दोबारा से रिपीट कर दूंगा। नंबर ऑफ इंटरवल ये फार्मूला है, अपने साथ नोट करें। नंबर ऑफ इंटरवल्स इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। सो रेंज आपके पास कितनी आई थी, 39 आई थी, तो रेंज की जगह आपने यहाँ पर 39 कर लिया। और विड आपके पास कितनी है, विड जो है ये आपके पास 5 to 8 है, 5 to 8 है, मतलब 5 से माइनस 8 करेंगे। अच्छा ये तो 15 है, 5 to 8 कैसे आई है, अब यहाँ पर सब्र करें, हम देखते हैं। ये हमारे पास कितने मेन्यू है, एक एक दो तीन 39 से 5 को डिवाइड करें तो वो 40 आता है ना, 5 8 40 आता है, तो उसके नज़दीक नज़दीक 39 ही है, तो वो तो कहते हैं तकरीबन 8 है हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल। नंबर ऑफ इंटरवल हम कैसे कहते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ इंटरवल से मुराद ये है कि एक नंबर आपके पास कितने टाइम आए हैं, हाँ जी, नंबर ऑफ इंटरवल। सो 32 दो दफ़ा, इसी तरह से 40 51 53 दो दफ़ा, अच्छा 53 जो है ये भी एक दफ़ा आया है, 54 55 56 56 दो दफ़ा आया है, 58 59 60 62 63 64 51 भी सर। अच्छा जी 51 भी 2 टाइम्स आया है, तो ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास 6 हो गए। सर 53 भी 2 टाइम है। इसमें ये एक 53.5 है ना, 2 टाइम नहीं है, ये एक अलग है। ठीक सर ठीक। अच्छा जी मैं बंद दो ब्रेक दा। अच्छा जी 32 32 36। अच्छा जी इस इंटरवल के बारे में मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, आप मुझे एक मिनट दे दें। ऑफ द वेरिएबल, इसी तरह से हमारे पास जो विड ऑफ इंटरवल है, विड ऑफ इंटरवल से मुराद ये है कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन, टोटल नंबर हमारे पास कितने जो है वो मेंशन किए गए हैं। विड हम किसे कहते हैं, चौड़ाई को कहते हैं ना।
जी सर, हाँ रीच आउट कहते हैं। अच्छा जी। We can calculate the number of class interval as follow. Number of interval is equal to range divided by width of class interval. अब फार्मूला तो हमें गिवन है, लेकिन असल में मैं कहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं कंफ्यूज जो है इस नंबर ऑफ इंटरवल में हो रहा हूँ कि ये एट सर मैं गूगल करके आती ये एट जो है हमारे पास कहाँ से आया, मतलब 15 से अगर हम 5 को माइनस करें तब भी ये सर हमारे ये जो पास। नंबर ऑफ इंटरवल है ना, हम्म ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज दी हुई है इनको सबको प्लस करेंगे हम्म और जितने नंबर हैं उस पे डिवाइड करेंगे, फिर ये आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो आप लोग इसको प्लस करके डिवाइड करें तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यही है। वी टेक नंबर ऑफ इंटरवल इज 8 इन दिस एग्जांपल। तो कहते हैं इस एग्जांपल में हम नंबर ऑफ इंटरवल को एज 8 ही लेंगे। रेंज तक आपको समझ आ गई है ना? हम लेंगे ना, हम इसको है। ऑर्गेनाइजिंग डाटा ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, जिसमें हमने हम्म पढ़ा है कि इसका डाटा ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि हम डाटा को अरेंज करते हैं हम्म स्ट्रक्चरली और वेरियस एलिमेंट्स और कंपोनेंट को मतलब मद्देनजर रखते हुए इनको एफिशिएंट मैनर में हम जब एक अरेंज कर लेते हैं तो हम इसको कहते हैं डाटा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, बिल्कुल। इसके ज़रिए हम उसको कैटेगराइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब पहले कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, उसमें मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है उनको प्रायोरिटाइज करके कैटेगराइज करके हम डाटा ऑर्गेनाइजिंग में ये इसके स्टेप्स हैं, इसमें हम करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट का क्रूशियल पार्ट है। ज़बरदस्त, बिल्कुल यही बात है कि दूसरा सर अ, जो ऑर्गेनाइजिंग होता है, जैसे कि आपने कहा कि ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हमारे पास जो इरेगुलर डेटा हमने कलेक्ट किया होता है, तो बेसिकली उस डेटा को हमने एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट करना होता है, अरेंज करना होता है, ताकि हर एक बंदा उसको आसानी से रीड आउट कर सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो उसको आसान मतलब बनाने के लिए हम उसको सीक्वेंस से अरेंज करते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? डेटिंग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डेटा कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कहते तो हैं। इसके सर फिर हमने मेथड पढ़े हैं कि हमारे पास इसके वेरियस मेथड हैं, जिसमें